नमस्कार दोस्तों, सर जी क्लासेस में आपका स्वागत है। तो हम लोग जनरल अवेयरनेस का पोर्शन कवर कर रहे थे। आपके जितने भी एग्जामिनेशन अभी आपके होने वाले हैं, जैसे कि आपका डीएफसीसीआईएल का हो गया, एचएएल का हो गया, तो इन सभी के लिए जो है आपका ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। तो अभी तक देखिए जितने भी लेक्चर्स हमने कवर किया हुआ है, तो हमने इसका एक अलग से प्लेलिस्ट बना दिया है। तो आप लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना, वहाँ पे आपको इसका लिंक मिल जाएगा। तो आप लोग जो है वहाँ जाकर प्रीवियस सारे वीडियो को आप लोग देख सकते हैं। और देखिए हमने जो है जनरल अवेयरनेस का पूरा कंप्लीट पीडीएफ नोट्स हमने आपका ऑलरेडी तैयार इसका कर दिया है, जिसमें कि आपको जो भी टॉपिक्स हमने आपको कराया है अभी तक, तो वो तो आपका है ही। इसके अलावा जितने भी और टॉपिक्स आपके रिमेनिंग है, जैसे कि आपका पॉलिटी, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, स्टैटिक जीके और साइंस का, तो इन सभी का आपको एक ही पीडीएफ में आपको पूरा मिल जाएगा कंप्लीट। तो लिंक इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, तो वहाँ जाके आप लोग जो है बाय इसको कर सकते हैं। ये सारे एग्जामिनेशन के लिए आपको हेल्पफुल रहेगा। हमने इसमें पूरे सब्जेक्ट को कंपाइल करके इसको बनाया हुआ है। और इसके साथ में जो है हमने देखिए एक कोर्स भी लॉन्च किया हुआ है इंग्लिश और जीके का। आपके जितने भी एग्जामिनेशन अभी आपके होने वाले हैं, डीएफसीसीआईएल का हो गया, इसके अलावा आपका एचपीसीएल या फिर जो आपका एचएएल का हो गया, तो इन सभी के लिए जो है आपका इंग्लिश और जीके, जिसमें कि आपके इंग्लिश किसी में आएंगे और किसी में आपका जीके आएगा, तो उन सभी को जो है आपको एक ऑर्डर में पढ़ना पढ़ना होगा आपको। क्योंकि देखिए जो लोग एग्जाम दे रहे होंगे, तो वो सारे एग्जाम यहाँ पे कॉमन ही रहता है, मतलब एक्चुअली में कॉमन नॉन टेक ही रहता है, सभी का सिलेबस एक ही टाइप का ही रहता है, तो बस थोड़ा थोड़ा डिफरेंट रहता है। तो वो सारा चीज़ है इसमें हम कवर आपका करा देंगे। तो जिसमें कि आपको टॉपिक वाइज लेक्चर्स हमको प्रोवाइड करेंगे इन सभी का, और साथ में पीडीएफ भी आपको प्रोवाइड इसमें करेंगे। अगर आप लोग कोर्स लेते हैं तो आपको अलग से पीडीएफ लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी इसमें। और साथ में टेस्ट सीरीज आपको प्रोवाइड करेंगे टॉपिक वाइज, और ओवरऑल सब्जेक्ट वाइज भी आपको दिया जाएगा, जिससे कि आपको पूरा कंप्लीट अच्छे से तैयारी आपकी हो जाएगी सब्जेक्ट की। ये केवल आपका ओनली 199 रुपीज़ पर अवेलेबल है। तो इसके लिए जो है आपको हमारा ऐप डाउनलोड करना होगा, सर जी क्लासेस के नाम से ही है। तो यहीं पे जो है आपको पूरा ये अवेलेबल आपको हो जाएंगे, और लिंक हम इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको प्रोवाइड कर देंगे। तो देखिए जब आप लोग ऐप पे जाइएगा, तो आपको देखिए वहाँ पे कुछ इस तरीके का इंटरफेस मिलेगा रजिस्ट्रेशन करने के बाद। तो आपको देखिए फिर स्टोर वाला सेक्शन में जाना है। तो स्टोर वाले सेक्शन में जो है आपको ये कोर्स वहाँ पे दिख जाएगा। और उसके बाद परचेज करने के बाद आपको देखिए यहाँ पे कंटेंट वाले सेक्शन में जाना है। फिर इसमें जो है आपको सारे लेक्चर्स आपको मिल जाएंगे, जैसे इंग्लिश का, इसके बाद आपको जनरल इंग्लिश के लेक्चर्स, जीके के लेक्चर्स, और इसके बाद टेस्ट सीरीज और पीडीएफ। तो ये सारे अलग अलग फोल्डर में आपको मिल जाएंगे। तो एग्जाम प्रिपरेशन के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है इसका। तो अभी तक हमने देखिए इकोनॉमिक्स के बारे में जो था आपका इम्पोर्टेंट टॉपिक्स जितने भी थे, तो वो हमने देखा था। तो आप लोग उसको देखते चल रहे एक सीरीज में। तो आज से देखिए हम लोग इसमें कवर करेंगे पॉलिटी के जितने भी इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है, तो वो हम लोग कवर करेंगे। तो यहाँ पे हम लोग जो है एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन देखेंगे हम लोग, जैसे कॉन्स्टिट्यूशन हमने किस तरीके से हमने बनाया और फ्रेमिंग किया हमने, और इसके कौन कौन से जो इम्पोर्टेंट जो मेंबर्स थे, तो वो सारा चीज़ हम लोग इसमें देखेंगे। तो देखिए जो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली जो निर्माण किया गया था कॉन्स्टिट्यूशन का निर्माण करने के लिए, तो आइडिया जो था अब यहाँ पे आपका कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली का फ्रेम करने के लिए, ताकि उसमें जो है कॉन्स्टिट्यूशन हम लोग बना सकते हैं अपने कंट्री का। तो ये देखिए ये सबसे पहले जो मोशन था, तो ये फॉरवर्ड किया गया था कम्युनिस्ट लीडर एम एन रॉय के द्वारा। तो इन्होंने ही जो है ये आइडिया दिया था कि जैसे हमारा खुद का कॉन्स्टिट्यूशन होना चाहिए, और इसके साथ में जो है उसके लिए कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली का जो है ये फ्रेमिंग होनी चाहिए। तो ये किया गया था एम एन रॉय के द्वारा। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आप लोग याद रखना। और देखिए इसके पहले भी जो है इंडियन नेशनल कांग्रेस, जैसे कि आप जानते हैं कि इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना जो है ये बहुत ही पहले भी हो चुकी थी। तो टाइम टू टाइम पे इंडियन नेशनल कांग्रेस ने भी जो है ये इसके लिए डिमांड पहले भी बहुत बार ये रख चुके थे। लेकिन ब्रिटिशर्स ने वो कभी भी कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली का निर्माण, इन्होंने कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली का जो है फॉर्मेशन नहीं किया था इन्होंने, ताकि जो है कॉन्स्टिट्यूशन हम लोग बना सके। तो इसके पहले देखिए जो इंडियन नेशनल कांग्रेस है, तो इन्होंने जो है कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली का डिमांड उन्होंने पहले ही कर दिया था। जैसे जो पहली बार था कि जो मोशन मूव किया गया था, तो 1935 में किया गया था इंडियन नेशनल कांग्रेस के द्वारा। और इसके बाद देखिए जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी, जो उस समय का जैसे राज्य था उनका ब्रिटिशर्स का चल रहा था, तो उन्होंने देखिए इस डिमांड को इन्होंने अगस्त ऑफर में एक्सेप्ट किया हुआ था। 1940 में जाके जो है एक्सेप्ट किया हुआ था, जो कि इंडियन नेशनल कांग्रेस ने ये प्रपोजल पहले ही रख दिया था। फिर इसके बाद देखिए बहुत सारे और भी आते हैं, जैसे कि आपका क्रिप्स मिशन हो गया 1942 का। तो ये जो है इन्होंने इंडिया में लेके कुछ लेके आए हुए थे, जैसे कि ये ड्राफ्ट प्रपोजल अपना लेके आए हुए थे कि हम जैसे कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली का निर्माण करेंगे। लेकिन इसमें देखिए बहुत से जो है अब कॉन्फ्लिक्ट भी हो चुके थे, जैसे कि जो मुस्लिम लीग था, तो इन्होंने जो एक्सेप्ट नहीं किया था, यानी कि जो क्रिप्स मिशन का प्लान था, क्योंकि ये जो है
इंडिया का डिवीजन करना चाहते थे। जैसे जो मुस्लिम लीग थे, ये नहीं चाहते थे कि जैसे इंडिया में ही हम लोग रहे, अलग अपना नेशन चाहते थे। तो इसी कारण से क्रिप्स मिशन जो था ये फेलर हो चुका था, और भी बहुत सारे रीजंस थे एक्चुअली इसमें, लेकिन ये भी एक मोशन था इसके लिए एक्चुअली में। तो फाइनली देखिए जो कैबिनेट मिशन था आपका, तो ये जो है एक कंप्रोमाइज फार्मूला के साथ में लेके आया, जो कि कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली का जो निर्माण किया था बाद में लेटर ऑन जाके आपका, तो दैट इज इन द ईयर नवंबर 1946 में आपका। तो इस समय देखिए जो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली आपका है, तो जो ये किया गया था, यानी कि जो फॉर्मेशन की गई थी, तो इसकी जो सबसे पहली मीटिंग थी, तो ये जो है किया गया था इसका 9 दिसंबर 1946 को, जिसमें कि जो प्रेसिडेंट थे इसमें सच्चिदानंद सिन्हा, इसमें ये इंटरिम प्रेसिडेंट थे, कुछ समय के लिए ही प्रेसिडेंट थे। तो ये जो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली आपका सबसे पहले जो इसकी निर्माण किया गया था, तो ये जो है आपका मतलब कि जो मीटिंग हुई थी इसकी एक्चुअली में निर्माण करने के बाद, जो पहली बार मीटिंग जो हुई थी इसकी, तो वो हुआ था इसका 1946 में दिसंबर में एक्चुअली ये किया गया था। तो इसमें इंटरिम प्रेसिडेंट थे सच्चिदानंद सिन्हा। और इसके बाद देखिए जब कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली का जब निर्माण किया गया था पहले ही, मतलब जैसे नवंबर में ही इसकी कर दी गई थी 1946 में आपका। तो इसमें देखिए यहाँ पर कि जैसे कैबिनेट मिशन के प्लान के तहत ये आया हुआ था एक्चुअली में। तो इसमें टोटल जो मेंबर थे जो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के, तो वो थे 389, जिसमें कि 292 मेंबर जो थे तो वो ब्रिटिश प्रोविंस से थे, और इसमें 4 जो थे तो वो चीफ कमिश्नरी एरिया से थे, और इसके साथ में 93 प्रिंसली स्टेट से इसमें थे। और एक्चुअली देखिए फिर इसके बाद जो है और भी बहुत सारे प्रोविजंस होते हैं, जैसे कि ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन का जो मोशन है ये मूव करना, तो ये किया गया था दिसंबर 1946 में जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा। तो इन्होंने एक हिस्ट्री जो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन है जो कि इन्होंने असेंबली में ये रखा था। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपको, जो कि हर एग्जाम में आपसे पूछे ही जाते हैं लगभग। फिर इसके बाद जो है ये इसलिए किया गया था, मतलब कि जो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली का निर्माण जो है, तो ये इंडिया को एक सॉवरेन नेशन बनाने के लिए, यानी कि हमारा खुद का ही कॉन्स्टिट्यूशन होना चाहिए, और हम जो है पूरे तरीके से सॉवरेन रहे, किसी भी कंट्री का जो है कोई अधिकार ना रहे और उनका कोई शासन ना चले, पूरे तरीके से हम अपना ही कंट्रोल करें अपने देश पे। तो ये इसी के लिए जो है कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली का निर्माण की गई थी। तो देखिए जो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली का जो निर्माण किया गया था, तो इसमें देखिए जो मेंबर्स थे एक्चुअली में, एक मेंबर एक से तो होगा नहीं, तो इसमें बहुत सारे मेंबर्स से रहेंगे ही रहेंगे, जो अपना देखेंगे, अपना अपना क्षेत्र का वो काम देख, मतलब अपना अपना क्षेत्र का जो है वो अपना देखेंगे कि क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए, एक्चुअली हम लोग जो भी कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर हम लोग रखते हैं। तो इसके लिए जो मेजर जो कमिटी थे और जो चेयरमैन थे उसके, तो इनसे आपको क्वेश्चन बराबर पूछा ही जाता है। तो ये हम लोग इसमें देख लेते हैं, जैसे कि जो ड्राफ्टिंग कमेटी जो कि सबसे इम्पोर्टेंट था, तो इसके जो चेयरमैन थे तो वो थे खुद बाबा साहेब अम्बेडकर जी थे। तो ये बी आर अम्बेडकर है आपका, काफी इंपॉर्टेंट, बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है इससे कि बी आर अम्बेडकर वाज द चेयरमैन ऑफ द ड्राफ्टिंग कमेटी। और इसके बाद देखिए जो यूनियन पावर कमेटी है, तो इसके जो चेयरमैन थे तो वो जवाहरलाल नेहरू जी थे। और इसके बाद देखिए जो यूनियन कॉन्स्टिट्यूंट जो कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी है, तो इसके भी जो चेयरमैन थे तो वो जवाहरलाल नेहरू जी थे। और इसके बाद देखिए फिर अगला आपका है प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी, यानी भी प्रोविंस थे तो उसके जो कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी के जो चेयरमैन थे तो वो थे सरदार वल्लभ भाई पटेल जी। और इसके बाद देखिए अगला आपका है एडवाइजरी कमिटी ऑन फंडामेंटल राइट्स और माइनॉरिटीज के लिए, यानी कि फंडामेंटल राइट के लिए और साथ में माइनॉरिटीज के लिए। तो इसके जो मतलब कमेटी है तो इसके चेयरमैन थे खुद सरदार वल्लभ भाई पटेल जी। और इसके बाद फिर अगला देखिए रूल्स ऑफ प्रोसीजर कमेटी के चेयरमैन थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। फिर इसके बाद देखिए जो स्टेट कमेटी था, यानी कि दैट इज कमेटी फॉर निगोशिएटिंग विद द स्टेट, तो इसके चेयरमैन थे जवाहरलाल नेहरू। फिर इसके बाद देखिए जो स्टीयरिंग कमेटी है इसके भी चेयरमैन थे राजेंद्र प्रसाद। और फिर अगला देखिए आपका है कमेटी फॉर द फंक्शन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली, तो इसके थे जीवी मावलंकर जो कि बाद में जाके स्पीकर बनते हैं। फिर इसके बाद जो हाउस कमेटी है तो इसके चेयरमैन थे बी पटाभी सीतारमैया। और उसके बाद देखिए अगला आपका है ऑर्डर ऑफ बिजनेस कमेटी, तो इसके चेयरमैन थे के एम मुंशी। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपके हैं जो कमेटी के और चेयरमैन थे, तो ये इंपॉर्टेंट है, आप लोग इसको याद कर लेना, क्वेश्चन आपका इनसे पूछा जाता है। अब आइए देखते हैं हम लोग कि जो हमने कॉन्स्टिट्यूशन को जो हमने अडॉप्ट किया था, तो ये कॉन्स्टिट्यूशन देखिए एक्चुअली में ये खुद का ही, जैसे हमने बनाया तो था, बने हमारे जो जितने भी जो फ्रीडम फाइटर्स थे, यानी कि जो भी कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में हिस्से थे इसके, तो उन्होंने जैसे इसकी निर्माण तो की थी, लेकिन ये उनका खुद का लिखा हुआ नहीं था। ये जो है बहुत सारे ऐसे फीचर्स थे इसमें कि जो हमने इसको बोरो किया हुआ था फॉरेन कंट्री से, दूसरे कंट्री के जो कॉन्स्टिट्यूशन है उनके उनके में से हमने जो है बहुत सारे चीज़ को हमने बोरो किया हुआ था। तो इनसे भी क्वेश्चन आपको पूछा जाता है कि वो ऐसे ऐसे कौन कौन से सोर्सेस है, कौन कौन से वो चीज़ें हैं कि जो हम लोग बोरो किए हुए हैं अदर कंट्री के कॉन्स्टिट्यूशन से।
तो बहुत सारा चीज़ आपका लिस्ट दिया हुआ है, जितने भी इंपॉर्टेंट यहाँ पे पॉइंट्स आपके हैं, मतलब कि जो जो फीचर्स जो बोरोड हमने किया हुआ है कौन कौन सा कंट्री से, तो इनसे भी बराबर आपके क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि दिया हुआ है आपका, जैसे कौन कौन से कहाँ से हमने लिया हुआ है, कौन से कंट्री कॉन्स्टिट्यूशन से, और फीचर्स हमने क्या बोरो किया हुआ है। तो जैसे पहला देखिए आपका यहाँ पे है कि दैट इज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1935। तो देखिए जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1935 जो एक्ट पास किया गया था 1935 में, तो इसमें से बहुत सारे ऐसे इंपॉर्टेंट फीचर्स है। हालांकि अधिकतर जो फीचर्स है तो वो बोरो किया गया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1935, उसी से बहुत सारे चीज लिए गए हुए हैं एक्चुअली, जो कॉन्स्टिट्यूशन जो हमने अडॉप्ट किया हुआ है। तो इसमें जो मेन मेन जो है तो वो हम लोग यहाँ पे केवल देखेंगे, जैसे कि आपका फेडरल स्कीम हो गया। फेडरल स्कीम कहने का मतलब यहाँ पर है कि पावर का डिवीजन होना सेंटर और स्टेट के बीच में। तो ये फेडरल स्कीम का जो कॉन्सेप्ट है तो ये हमने लिया हुआ है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1935 का। फिर उसके बाद देखिए जैसे ऑफिस ऑफ गवर्नर है, यानी गवर्नर का जो ऑफिस है कि गवर्नर होना चाहिए हर एक स्टेट में, तो ये भी हमने बोरो किया हुआ है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1935 का। फिर इसके बाद देखिए जुडिशियरी का जो कॉन्सेप्ट आपका है, इसके अलावा पब्लिक सर्विस कमीशन का आपका हो गया। तो ये सारा चीज हमने बोरो किया हुआ है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1935 से। फिर इसके बाद देखिए यहाँ पे है ब्रिटिशर्स के कॉन्स्टिट्यूशन से, यानी कि जो ब्रिटिश का जो कॉन्स्टिट्यूशन है, इंग्लैंड का जो कॉन्स्टिट्यूशन है, तो उनसे जो हमने इंपॉर्टेंट फीचर जो बोरो किया हुआ है तो वो कौन कौन सा, इनफैक्ट देखिए जो मेजर जो है तो वो हमने इन्हीं का कॉन्स्टिट्यूशन से ही लिया हुआ है, क्योंकि जो ब्रिटिशर्स का ही जैसे राज चल रहा था पहले, तो एक्चुअली जो उनका करने का तरीका था चलाने का, तो अधिकतर चीज वहीं से हमने भी लिया हुआ है। जैसे पार्लियामेंट्री सिस्टम हो गया, तो ब्रिटिश के अंदर में भी जैसे आप जानते हैं कि वहाँ भी पार्लियामेंट है, अपर हाउस लोअर हाउस, तो उसी तरीके से हमारे यहाँ पे भी है पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को हम लोग फॉलो करते हैं। इसके अलावा रूल ऑफ लॉ आपका हो गया, यानी कि लॉ का रूल रहेगा पूरे रीजन में। इसके अलावा आपका सिंगल सिटीजनशिप का है, तो देखिए ये इंपॉर्टेंट है आपका, यहाँ पे बहुत बार क्वेश्चन है पूछा आता है कि सिंगल सिटीजन यानी कि एकल नागरिकता, यानी कि पूरे इंडिया में केवल एक ही नागरिकता चलेगा। ऐसा नहीं कि अब दूसरे स्टेट में जाए तो उसके लिए जो है आपको फिर अपना दूसरा सिटीजन वहाँ का सिटीजनशिप आपको लेना पड़ेगा। तो पूरे इंडिया में जितने भी टेरिटरीज हैं, इंडिया में यूनियन टेरिटरीज या फिर जो स्टेट है, तो आपकी सभी जगह पे केवल एक ही सिटीजनशिप चलेगा, जो कि इंडिया का सिटीजनशिप, भारत का नागरिकता चलेगा। तो हमने जो है सिंगल सिटीजन कॉन्सेप्ट बोरोड किया हुआ है ब्रिटिश के। अब जैसे अमेरिका में जो यहाँ पे डुअल सिटीजनशिप चलती है। फिर इसके बाद देखिए कैबिनेट सिस्टम है, तो कैबिनेट सिस्टम का जो प्रोविजन है ये भी हमने लिया हुआ है ब्रिटिश के कॉन्स्टिट्यूशन से ही। इसके अलावा बाई कैमरलिज्म आपका हो गया, यानी कि दो हाउस होता है एक्चुअली, अपर हाउस लोअर हाउस आपका हो गया। इसके अलावा सीएजी का ऑफिस हो गया, लॉ मेकिंग प्रोसीजर्स हो गया। तो ये सारे हमने ब्रिटिश के कॉन्स्टिट्यूशन से अडॉप्ट किया हुआ फीचर्स। फिर इसके बाद देखिए जो अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि जो यूएस कॉन्स्टिट्यूशन से जो फीचर्स हमने बोरोड किया हुआ है, तो इसमें आपका है फंडामेंटल राइट्स आपका हो गया। तो देखिए जो फंडामेंटल राइट्स है तो ये सबसे इंपॉर्टेंट आपका है। तो जितने भी फंडामेंटल राइट्स है, जैसे कि आपका बहुत सारे है उसमें, राइट टू इक्वालिटी, इसके अलावा राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन हो गया, और भी बहुत सारे जितने भी चीज़ है, तो ये सारा का सारा जो हमने लिया हुआ है अमेरिका कॉन्स्टिट्यूशन से। तो ये आप लोग याद रखना, फंडामेंटल राइट्स किससे लिया हुआ है, यूएस के कॉन्स्टिट्यूशन से। इसके अलावा आपका है इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशियरी, यानी कि जुडिशरी को पूरी तरीके से इंडिपेंडेंट रखा जाएगा, इनको एग्जीक्यूटिव से कोई भी हस्तक्षेप नहीं कर सकता है जुडिशरी को। फिर इसके बाद है जुडिशियल रिव्यू का जो कॉन्सेप्ट है, तो ये भी हमने बोरो किया हुआ है यूएस के कॉन्स्टिट्यूशन से। इसके अलावा रिटन कॉन्स्टिट्यूशन आपका हो गया, प्रियम्बल हो गया, सुप्रीम कोर्ट हो गया। तो ये सारे चीज फीचर्स उन्हें बोरोड किया हुआ यूएस के कॉन्स्टिट्यूशन से। फिर उसके बाद देखिए जो आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन है आपका, यानी कि जो आयरलैंड है, इससे जो हमने बोरोड किया हुआ है, तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट आपका है दैट इज डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी का, डीपीएसपी का जो कॉन्सेप्ट है, ये हमने बोरो किया हुआ है आयरिश के कॉन्स्टिट्यूशन से। इसके बाद आपका और है जिसमें मेथड ऑफ इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट और नॉमिनेशन ऑफ मेंबर ऑफ राज्यसभा। लेकिन जो डीपीएसपी आपका है तो ये सबसे इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आपका यही पूछा था बार बार एग्जाम में। फिर इसके बाद देखिए जो कैनेडियन कॉन्स्टिट्यूशन से जो हमने फीचर्स बोरोड किया हुआ है, तो इसमें आपका है दैट इज फेडरेशन विथ ए स्ट्रॉन्ग सेंटर, यानी कि हम लोग फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट तो हम लोग फॉलो तो करेंगे ही, लेकिन इसमें सेंटर को ज़्यादा पावर दिया जाएगा, यानी कि सेंटर के पास ज़्यादा पावर रहेगा उनके पास में। फिर उसके बाद देखिए आपका यहाँ पे है कि दैट इज वेस्टिंग ऑफ रेसिडरी पावर विद द सेंटर, यानी कि जो रेसिडरी पावर जो रहेगा तो वो सेंटर के पास में रहेगा, स्टेट को दिया जाएगा, लेकिन जो रेसिडरी पावर जो रहेगा यहाँ पर, तो वो जो है सेंटर के पास में रहेगा, यानी कि सेंटर जो हस्तक्षेप कर सकता है कभी भी। फिर उसके बाद देखिए अगला है कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर बिटवीन द सेंटर एंड द स्टेट, यानी कि पावर का डिवीजन जो है वो होगा सेंटर और स्टेट के बीच में। तो ये सारे फीचर्स हमने लिया हुआ है कनाडा कॉन्स्टिट्यूशन से।
फिर इसके बाद देखिए और भी हम लोग इंपॉर्टेंट फीचर्स देख लेते हैं, जैसे कि आपका अगला है जो कॉन्स्टिट्यूशन हमने बोरोड किया हुआ, मतलब जो फीचर्स बोरोड किया हुआ हमने ऑस्ट्रेलिया के कॉन्स्टिट्यूशन से, तो उसमें आपका सबसे इंपॉर्टेंट है कनकरेंट लिस्ट है। फिर इसके बाद आपका है जॉइंट सिटिंग ऑफ टू हाउसेस ऑफ द पार्लियामेंट, तो दो हाउसेस का जैसे देखिए जो जॉइंट सिटिंग जो होती है दोनों हाउस का, तो ये फीचर्स हमने बोरोड किया हुआ ऑस्ट्रेलिया कॉन्स्टिट्यूशन से। फिर इसके बाद देखिए जर्मनी के कॉन्स्टिट्यूशन से फीचर्स हमने जो बोरोड किया हुआ है, तो इसमें आपका है कि दैट इज सस्पेंशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स ड्यूरिंग द इमरजेंसी, यानी कि इमरजेंसी के समय जो फंडामेंटल राइट्स का सस्पेंड कर दी जाती है, तो ये फीचर्स हमने बोरोड किया हुआ है जर्मनी से। इसके अलावा जो इमरजेंसी का जो प्रोविजंस है, जो भी टाइप का इमरजेंसी लगता है, जैसे आपका नेशनल इमरजेंसी हो गया, इसके अलावा स्टेट इमरजेंसी हो गई जिसमें प्रेसिडेंट रूल लगाई जाती है, या फिर फाइनेंशियल इमरजेंसी है, तो ये सारे जो फीचर्स है बोरोड हमने किया हुआ है जर्मनी के कॉन्स्टिट्यूशन से। फिर इसके बाद देखिए फ्रेंच के कॉन्स्टिट्यूशन से जो फीचर्स हमने बोरोड किया हुआ है, तो इसमें आपका है कि दैट इज रिपब्लिक एंड आइडियल्स ऑफ लिबर्टी इक्वलिटी एंड फ्रेटर्निटी। तो देखिए जो फ्रेंच रेवोल्यूशन जो हो रहा था, तो उसी में ये सारे वर्ड थे, तो वहीं से हमने फीचर्स बोरोड किया हुआ है, दैट इज आइडिया ऑफ इक्वालिटी फ्रेटर्निटी और लिबर्टी का, जो कि प्रीएम्बल भी ये सारे वर्ड जो है ऐड किए गए हैं, और ये रिपब्लिक भी जो है आपका ये दिया हुआ है। फिर उसके बाद देखिए साउथ अफ्रीकन कॉन्स्टिट्यूशन से जो फीचर्स हमने बॉर्डर किए हुए, तो इसमें इंपॉर्टेंट आपका है दैट इज प्रोसीजर फॉर अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन अगर हम लोग अमेंडमेंट करते हैं तो उसकी प्रोसीजर्स क्या होनी चाहिए। और इसके बाद आपका है इलेक्शन ऑफ मेंबर ऑफ द राज्यसभा, मेंबर जो होते हैं राज्यसभा का, तो उनका इलेक्शन किस तरीके से होनी चाहिए, तो ये भी हमने फीचर्स बोरोड किया हुआ साउथ अफ्रीका कॉन्स्टिट्यूशन से। इसके अलावा देखिए जो यूएसएसआर, जो आज रसिया है, पहले फॉर्मर यूएसएसआर के नाम से जाना जाता था, तो इससे जो बोरोड फीचर्स है हमारा, तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट आपका है दैट इज फंडामेंटल ड्यूटीज का। तो जितने भी अभी ये टोटल 10 जो 11 जो फंडामेंटल ड्यूटीज आपके हैं, तो ये हमने फीचर्स बोरोड किया हुआ है यूएसएसआर से। और इसके अलावा इंपॉर्टेंट है आपका प्रोसीजर फॉर 5 ईयर प्लान का, तो देखिए जो 5 ईयर प्लान आपका है जो पहले था आपका प्लानिंग कमीशन के अंदर में, तो ये जो है फीचर्स हमने बोरोड किया हुआ था यूएसएसआर से। फिर इसके बाद देखिए जापानीज कॉन्स्टिट्यूशन से जो फीचर्स हमने बोरोड किया हुआ है, तो उसमें आपका है दैट इज प्रोसीजर इस्टेब्लिश्ड बाय द लॉ, यानी कि लॉ के द्वारा जो प्रोसीजर जो इस्टेब्लिश किए गए हैं कैसे फॉलो होना चाहिए, तो ये सारा फीचर्स हमने बोरोड किया हुआ है जापानीज के कॉन्स्टिट्यूशन से। तो ये कुछ देखिए इंपॉर्टेंट है आपके फीचर्स जो बोरोड हमने किया हुआ है, तो ये आप लोग याद करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपका। अब आइए हम लोग देखते हैं यहाँ पे इम्पोर्टेंट शेड्यूल्स के बारे में। तो जितने भी शेड्यूल्स है टोटल देखिए अभी 11 से टोटल अभी 12 शेड्यूल्स है, लेकिन जो एक्चुअली में जब हमने कॉन्स्टिट्यूशन को जब हमने अडॉप्ट किया था, तो उस समय ओनली इम्पोर्टेंट केवल 8 ही शेड्यूल्स थे। तो देखिए शेड्यूल्स क्या होते हैं एक्चुअली, देखिए इसके अंदर में वो बहुत सारे प्रोविजंस या ऐसा चीज़ मेंशन किए गए हैं आपके, कि जो कि हम लोग एक चैप्टर की तरह देखते हैं इनको, कि एक्चुअली में मेन मेन चीज़ जो रहता है ना, कोई भी जैसे कंटेंट ही आपका हो गया, तो वो सारा चीज़ में आपका मेंशन किया गया हुआ है। तो जो शेड्यूल्स है टोटल आपके 8 है अभी, मतलब कि टोटल पहले 8 थे, अभी आपका 12 हो गया, 4 जो है इनको कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के तहत ऐड किए गए थे। तो इसमें आप यहाँ पे देख सकते हैं कि इनिशियली आपका 8 था, और बाद में जो 4 और शेड्यूल्स को ऐड किए गए थे बाय डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के तहत में। तो ये कौन कौन सा शेड्यूल है और क्या क्या इसमें दिया हुआ है, तो ये हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं एक बार। जैसे देखिए जो फर्स्ट शेड्यूल आपका है, जो कि आर्टिकल नंबर 1 से लेकर 1 और 4 आपका एक्चुअली में है ये, तो इसमें डिस्क्रिप्शन दिया गया है स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज के बारे में, कि कोई भी जैसे स्टेट्स है या यूनियन टेरिटरीज है, तो वो आपका वो कौन कौन सा स्टेट है या फिर उसकी बाउंड्रीज कितनी है, तो ये सारा डिटेल्स आपको मिलेगा फर्स्ट शेड्यूल के अंदर में। फिर इसके बाद देखिए जो सेकेंड शेड्यूल है, तो इसमें ये सारे प्रोविजंस आपके रिलेटेड हैं, जैसे जो कोई भी प्रिविलेज पर्सन है, प्रिविलेज मतलब कहने का हो गया कि जैसे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, इसके अलावा गवर्नर ऑफ स्टेट है, तो उनका एमेंडमेंट्स और साथ में अलावेंसेस क्या होगा, तो ये सारा कुछ मेंशन किया गया है आपका सेकेंड शेड्यूल के अंदर में। इसके अलावा जितने भी इंपॉर्टेंट मतलब कि जो प्रिविलेज पर्सनस है, जैसे स्पीकर हो गया, डिप्यूटी स्पीकर हो गया लोकसभा का, चेयरमैन और डिप्यूटी चेयरमैन हो गया राज्यसभा का, तो इनका अमेंडमेंट यानी कि जो भत्ते और जो अलावेंसेस जो रहते हैं इनकी कितनी होनी चाहिए, क्या होनी चाहिए, तो ये मेंशन किया गया है आपका सेकेंड शेड्यूल के अंदर में। फिर उसके बाद देखिए जो थर्ड शेड्यूल आपका है, तो इसमें मेंशन किया गया है फॉर्म्स ऑफ ओथ एंड अफर्मेशन, यानी कि ओथ जो है, ओथ का पैटर्न क्या होना चाहिए, अफर्मेशन जो है वो, यानी कि वो जब शपथ लेते हैं तो उनकी क्या होनी चाहिए, कोई भी जैसे एमपी एमएलए जो रहते हैं, तो वो किस तरीके से ओथ लेंगे और किसके नाम पे वो लेंगे ओथ अपना, जब वो बनते हैं मतलब एमपी एमएलए बनता है, तो ये सारा चीज़ प्रोविजन मेंशन किया गया थर्ड शेड्यूल के अंदर में। फिर उसके बाद देखिए अगला आपका है फोर्थ शेड्यूल, तो फोर्थ शेड्यूल के अंदर में इसमें मेंशन किया गया अलोकेशन ऑफ सीट्स इन द काउंसिल ऑफ स्टेट, यानी कि जो राज्यसभा में है तो उसमें कितनी सीट होनी चाहिए, तो ये मेंशन किया गया आपका फोर्थ शेड्यूल के अंदर में। फिर इसके बाद देखिए आपका फिफ्थ शेड्यूल है, तो फिफ्थ शेड्यूल के अंदर में देखिए
इसमें आपका दिया है यहाँ पे कि दैट इज प्रोविजन एज टू द एडमिनिस्ट्रेशन एंड कंट्रोल ऑफ द शेड्यूल एरिया एंड द शेड्यूल ट्राइब। तो शेड्यूल एरिया और शेड्यूल ट्राइब का किस तरीके से प्रोविजन और एडमिनिस्ट्रेशन हम लोग करेंगे, तो ये दिया हुआ है आपका 5th शेड्यूल के अंदर में। फिर उसके बाद देखिए अगला आपका यहाँ पे है 6th शेड्यूल है। तो देखिए 6th शेड्यूल के अंदर में इसमें मेंशन किया गया है यहाँ पे कि दैट इज प्रोविजन एज टू द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द ट्राइबल एरियाज इन द स्टेट ऑफ असम, मेघालय, त्रिपुरा एंड मिजोरम। तो देखिए कुछ ऐसे इंडियन स्टेट है कि जो अति पिछड़ा है, मतलब कि वहाँ पे सिर्फ आदिवासी जो मतलब रहते हैं, इस तरीके के लोग रहते हैं। तो 6th शेड्यूल में उनके लिए जो स्पेशल प्रोविजन रखी गई है ताकि वहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन किस तरीके से करना चाहिए या क्या एडमिनिस्ट्रेशन का पैटर्न रहेगा, ताकि जो है उनका डेवलपमेंट हो सके और उनके साथ ज़्यादा इंटरफेयर ना हम लोग करें। तो ये चीज़ मेंशन किया गया है 6th शेड्यूल के अंदर में। फिर इसके बाद देखिए जो 7th शेड्यूल है, तो इसमें जो है आपका ये लिस्ट मेंशन किया, जैसे आपका यूनियन लिस्ट हो गया, स्टेट लिस्ट हो गया और कंकरेंट लिस्ट आपका हो गया। तो ये लिस्ट में इसमें दिए गए हैं, जैसे यूनियन लिस्ट के अंदर में यूनियन के क्या क्या अधिकार रहेंगे सेंट्रल गवर्नमेंट के। स्टेट लिस्ट के अंदर में वो सारे सब्जेक्ट इसमें मेंशन किए गए हैं कि जैसे कि आपका स्टेट का क्या क्या वो पावर है उनका, कि जिसमें वो कॉन्स्टिट्यूशन मतलब वो उनके अंदर में कि वो कौन कौन सा चीज़ है कि जिसमें वो अमेंडमेंट वो कर सकते हैं। और कंकरेंट लिस्ट में इसमें रहता है आपका यहाँ पे कि जैसे स्टेट और सेंटर दोनों का जो भी सब्जेक्ट है कि जिसपे वो कानून बना सकते हैं अपना, तो वो चीज़ मेंशन किया गया है। तो एक्चुअली इन तीनों को कंबाइन करके इसे हम लोग बोलते हैं दैट इज डिवीजन ऑफ पावर बिटवीन द यूनियन एंड द स्टेट्स। तो ये जो है आपका मेंशन किया गया है 7th शेड्यूल के अंदर में। फिर इसके बाद देखिए जो 8th शेड्यूल आपका है, जो कि ये इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया हुआ है, जो कि आर्टिकल नंबर 344(1) और 351 में मेंशन किया गया आपका। तो इसके अंदर में जितने भी लैंग्वेजेस है, यानी कि जो लिस्ट है लैंग्वेजेस का जो एक्चुअली कॉन्स्टिट्यूशन में इनका दिया गया हुआ है, तो वो चीज़ इसमें मेंशन किया गया है। तो इसका मतलब ये है इसमें अंदर में कि जो भी लैंग्वेज है जो इंपॉर्टेंट वाले हैं, तो वो सारा लिस्ट दिया हुआ है, मतलब उनको लिस्ट किया गया है 8th शेड्यूल के अंदर में। तो इन ओरिजिनली देखिए केवल 14 लैंग्वेजेस को जो है लिस्ट किया गया था, लेकिन अभी प्रेजेंट के सिनेरियो में देखा जाए तो टोटल 22 लैंग्वेजेस है जो कि 8th शेड्यूल के अंदर में लिस्टेड है। तो ये आप लोग याद रखना। और लैंग्वेजेस कौन कौन सा थी वो इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन कितने हैं तो ये आप लोग याद रखना। ओरिजिनली 14 था, लेकिन बाद में जो है और ऐड किए गए थे, तो टोटल अभी 22 लैंग्वेजेज है जो कि लिस्ट किए गए हैं 8th शेड्यूल के अंदर में। तो 8th शेड्यूल में क्या मेंशन किया गया है, लैंग्वेजेस के बारे में दिया हुआ है। फिर इसके बाद देखिए ओरिजिनली मतलब जो था तो केवल 8 शेड्यूल ही थे। इसके बाद 4 और शेड्यूल है जो कि इनको कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के बाद ऐड किया गया हुआ है। तो जैसे आपका 9th शेड्यूल है, तो 9th शेड्यूल में इसमें देखिए कुछ ऐसे मतलब सर्टेन एक्ट्स और रेगुलेशंस दिए गए हैं जिनको इसमें वैलिडेशन दी गई है। तो ये है आपका फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट ऑफ जो पास किया गया था आपका 1951 का, तो वो उसके तहत इसको ऐड किया गया था। फिर उसके बाद देखिए जो 10th शेड्यूल आपका है, तो इसमें जो है दिया हुआ है प्रोविजंस दिया आपका यहाँ पे कि दैट इज डिस्क्वालिफिकेशन ऑन द ग्राउंड्स ऑफ डिफेक्शन। तो इसको एंटी डिफेक्शन लॉ के नाम से भी जाना जाता है। तो इसमें वो सारे प्रोविजंस मेंशन किए गए हैं कि जैसे जो अपना दल बदल देते हैं कोई भी पॉलिटिकल जो पार्टी जो पॉलिटिकल, जैसे मान लीजिए कोई आदमी कोई एमपी एमएलए जो रहते हैं, तो आप देखते हो कि वो इलेक्शन जीतते हैं लेकिन वो जो है अपना पार्टी छोड़ देते हैं और दूसरे में जाके शामिल हो जाते हैं। तो इससे क्या होता है कि जो रूलिंग गवर्नमेंट होती है तो उसकी सरकार गिर जाती है। तो अगर वो मान लीजिए कि दल बदल करते हैं तो वो जो है उनकी सदस्यता को निरस्त की जा सकती है, यानी कि डिस्क्वालीफाई उनको किया जा सकता है। तो यही जो है पास किया गया था, प्रोविजन बनाया गया था, जो कि ये 10th शेड्यूल के अंदर मेंशन किया गया था। इसको एंटी डिफेक्शन लॉ के नाम से भी जाना जाता है। और इसको देखिए 52nd अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1985 के तहत जो है ऐड किया गया था। फिर उसके बाद देखिए 11th शेड्यूल आपका है, तो इसमें मेंशन किया गया आपका दैट इज पंचायती राज से रिलेटेड आपका है। और जो 12th शेड्यूल आपका है तो इसमें म्यूनिसिपैलिटी से रिलेटेड है। तो इनका क्या पावर होना चाहिए, क्या अथॉरिटी होना चाहिए, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होना चाहिए, तो वो सारा चीज़ मेंशन किया गया है। तो 11th में आपका पंचायत से रिलेटेड है और 12th शेड्यूल आपका मेंशन किया गया म्यूनिसिपैलिटी से रिलेटेड। तो देखिए जो 11th शेड्यूल आपका है तो ये 73rd अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1992 के तहत ये ऐड किया गया था। और बाकी जो 12th शेड्यूल आपका है तो ये 74th अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1992 के तहत ये ऐड किए गए थे। तो ये कुछ आपके इंपॉर्टेंट दिए हुए हैं शेड्यूल्स जो आपको याद रखनी है। अब आइए हम लोग यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस देखते हैं जो इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो क्वेश्चन देखिए कि हु वाज नॉट अ मेंबर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। तो इसमें से कौन सा जो है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर नहीं थे। तो इसमें देखिए आपका दिया हुआ है महात्मा गांधी, राजेंद्र प्रसाद, सरदार पटेल, जीबी मवलंकर। तो देखिए जो महात्मा गांधी है तो ये जो है ये एक कोई भी मतलब एक जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का जब निर्माण किया जा रहा था तो उसके कोई भी मेंबर ये नहीं थे। तो ये जो है उसमें से इन्होंने साइडलाइन ले लिया था। तो ये जो है आपका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन ई। बाकी ये सारे जितने भी हैं ये तो उसके मेंबर थे ही। फिर उसके बाद देखिए दिया हुआ है कि हु वाज द प्रेसिडेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के प्रेसिडेंट कौन थे।
तो देखिए इसका हमने आपको बताया था कि जो प्रेसिडेंट जो थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के, जब हमने निर्माण किया था, मतलब हमने जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का जब निर्माण किया था, तो उस समय जो टेम्पररी बेसिस पे जो इसके चेयरमैन थे तो वो थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। तो ये तो टेम्पररी बेसिस पे थे, लेकिन जो पूरे परमानेंट मतलब बाद में जाके प्रेसिडेंट भी बन जाते हैं तो वो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो इसमें देखिए दिया हुआ है आपका यहाँ पे जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल, राजेंद्र प्रसाद, बी आर अम्बेडकर। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन सी दैट इज राजेंद्र प्रसाद आपका हो जाएगा। अगर यहाँ पे इंटरिम प्रेसिडेंट की बात कही जाती है इसमें आपका, तो वो आपका रहता है यहाँ पर दैट इज सच्चिदानंद सिन्हा। फिर देखिए अगला क्वेश्चन आपका है इसमें कि इन इंडिया द कॉन्सेप्ट ऑफ सिंगल सिटीजनशिप इज अडॉप्टेड फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज। तो देखिए जो कॉन्सेप्ट है सिंगल सिटीजनशिप का, तो ये हमने किससे अडॉप्ट किया हुआ है, तो ये हमने अडॉप्ट किया हुआ है इंग्लैंड के कॉन्स्टिट्यूशन से, यानी कि ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से। तो डी इज द राइट आंसर है। फिर अगला देखिए दिया हुआ है इसी में सेम क्वेश्चन है कि द कॉन्सेप्ट ऑफ सिंगल सिटीजनशिप इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज इंस्पायर्ड बाई विच कंट्री। तो जो कॉन्सेप्ट ऑफ सिंगल सिटीजनशिप का, तो ये हमने कौन सा कंट्री से इंस्पायर्ड किया हुआ है, तो ये देखिए आपका इंग्लैंड हो जाएगा, ऑप्शन डी। फिर अगला देखिए क्वेश्चन है आपका द डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आर बोरोड फ्रॉम द विच कॉन्स्टिट्यूशन। तो जो डीपीएसपी का जो कॉन्सेप्ट है, तो ये हमने किससे लिया हुआ, बोरो किया हुआ है, तो ये है आपका आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। तो थैंक यू दोस्तों, आपको कैसा लगा ये लेक्चर आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताना, और हम आपको आगे भी इसी तरीके से जो है जनरल अवेयरनेस के जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपके प्रोवाइड करते रहेंगे। और हमने देखिए एक कोर्स भी हमने लॉन्च किया हुआ है इंग्लिश और जीके का पूरे कंप्लीट टॉपिक्स के साथ, उसमें आपको लेक्चर्स प्रोवाइड किए जाएंगे और साथ में टेस्ट सीरीज भी आपको प्रोवाइड किया जाएगा टॉपिक वाइज और ओवरऑल सब्जेक्ट वाइज भी। तो आप लोग जो है उसको बाय कर सकते हैं, हमने बहुत ही मिनिमम प्राइस रखा हुआ है। तो उसके लिए जो है आप लोग हमारा ऐप को डाउनलोड कर लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, ऐप सर्जी क्लासेस के नाम से जो है आपका। तो आप लोग जो है वहाँ पे जाना, फिर स्टोर सेक्शन में जाके आप लोग वहाँ से बाय उसको कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।